हेलो एवरीवन। अब हम पढ़ने वाले हैं नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 का। और इस एक्ट को पढ़ने से पहले देख लेते हैं इसके बारे में। तो ये एक्ट है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 का एक्ट है। फिर इस एक्ट का नंबर है एक्ट नंबर 65 ऑफ 1980। और इसको प्रेसिडेंशियल असेंट मिली थी 27 दिसंबर 1980 को। और एक्ट में कोई भी एनफोर्समेंट डेट अलग से नहीं बताई गई है। तो हम समझ सकते हैं कि 27 दिसंबर 1980 को, मतलब 27 दिसंबर 1980 को ये एक्ट एप्लीकेबल हो गया होगा। और इस एक्ट में चैप्टर्स नहीं है। और टोटल सेक्शन 18 है यहाँ पे। और इस एक्ट के पहले नेशनल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस था 1980 का ही, उसको यहाँ पे रिपील कर दिया था इस एक्ट को लाने के बाद। तो इस एक्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये एक्ट क्या करता है, प्रीएम्बल देख लेते हैं। सबसे पहले ये एक्ट है जो प्रोवाइड करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन यहाँ पे बताता है ये एक्ट किसी कुछ केसेस में जो भी मैटर्स कनेक्टेड है उससे रिलेटेड, वो उसके बारे में, मतलब ये एक्ट इसलिए आया तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में बात करता है। और उससे रिलेटेड जो भी मैटर्स कनेक्टेड है। फिर ये इनेक्ट कब हुआ था, पार्लियामेंट के द्वारा। तो 31st रिपब्लिक ईयर जो इंडिया का था, उस साल ही रिपब्लिक ईयर में ये इनेक्ट हुआ था। फिर ये शॉर्ट टाइटल एक्सटेंडेड कमेंसमेंट सेक्शन नंबर 1 उसकी बात करता है। तो ये एक्ट को क्या बोलते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट बोलते हैं। 1980 का एक्ट है, एप्लीकेबल होता है होल ऑफ इंडिया। पहले ये जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल नहीं होता था। फिर जम्मू कश्मीर रिकॉन्स्टिट्यूशन एक्ट जो कि 31 अक्टूबर 2019 से एप्लीकेबल हुआ, उससे ये ऑल इंडिया एप्लीकेबल होने लगा है। फिर सेक्शन नंबर 2 है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में इन दिस एक्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर, जब तक अदरवाइज नहीं बताया हो तब तक क्या होगा। तो ए में दिया हुआ है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब होता है अगर कोई भी यहाँ पे जो डिटेंशन ऑर्डर है, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया और जो पर्सन डिटेन किया गया उस ऑर्डर में जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाएगी। अगर कोई भी डिटेंशन ऑर्डर यहाँ पे पास किया गया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और जो ऑफिसर है वो सबऑर्डिनेट है यहाँ पे अगर स्टेट गवर्नमेंट के, जिसने ऑर्डर पास किया, जो भी पर्सन डिटेन हो रहा है अगर मतलब स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर पे, तो स्टेट गवर्नमेंट हो जाएगी। फिर उसके बाद बी है डिटेंशन ऑर्डर। तो डिटेंशन ऑर्डर का मतलब होता है जो भी ऑर्डर यहाँ पे सेक्शन 3 में किया जाता है, जो हम अभी पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 3। सी है फॉरेनर। तो फॉरेनर का मतलब होता है जो यहाँ पे मीनिंग होता है फॉरेनर्स एक्ट 1946 में, एक्ट नंबर 31 ऑफ 1946 में जो दिया हुआ है। फिर पर्सन, तो पर्सन में यहाँ पे फॉरेनर भी इंक्लूड होते हैं, याद रखिएगा। फिर स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट का मीनिंग यहाँ पे सिर्फ इतना सा बताया हुआ है कि अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं, तो यूनियन टेरिटरी में क्या होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसका, वो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट हो जाएगी। अब सेक्शन नंबर 3 है पावर टू मेक ऑर्डर्स डिटेनिंग सर्टेन पर्सन। तो जब भी यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है कि किसी पर्सन के रिस्पेक्ट में अगर उसको प्रिवेंट करना है, मतलब किसी पर्सन को अगर प्रिवेंट करना है कि जो वो एक्ट कर रहा है यहाँ पे वो इस मैनर में कर रहा है कि जो प्रीजुडिशियल है, मतलब हार्मफुल है, या तो डिफेंस ऑफ इंडिया के लिए, या फिर जो इंडिया के रिलेशन है किसी फॉरेन पावर्स के लिए, मतलब फॉरेन पावर्स के साथ, मतलब फॉरेन पावर्स जो होती है मतलब फॉरेन कंट्रीज, या फिर सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के लिए। तो यहाँ पे 3 चीजें याद रखिएगा, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। डिफेंस ऑफ इंडिया के लिए, या फिर रिलेशन जो अपने फॉरेन पावर्स के साथ है, या सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के लिए जो है। ठीक है। तो या फिर जो सेटिस्फाई हो जाए, अगर ये सेटिस्फाई हो जाए कि जो फॉरेनर है उसको यहाँ पे कंटिन्यू प्रेजेंस उसकी जरूरी है, मतलब ये अगर जरूरी लगता है कि जो फॉरेनर है उसको यहाँ पे कंटिन्यूड प्रेजेंस उसकी जरूरी है इंडिया में, कुछ वो ऐसा करने वाला होगा मतलब, या फिर उसको किसी तरीके का अरेंजमेंट करने के लिए जिससे उसको इंडिया से निकाला जाए, मतलब ये द व्यू टू मेकिंग अरेंजमेंट फॉर हिज एक्सपल्शन फ्रॉम इंडिया, जिस तरीके से उसको फिर इंडिया से निकाला जाए उस चीज के लिए यहाँ पे जरूरी है। तो 2 चीजों के लिए जरूरी है, या तो एक चीज ऐसी कि जिससे किसी फॉरेनर को इंडिया में रोका जाए, कंटिन्यू प्रेजेंस उसकी की जाए इंडिया में, या फिर कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट हमें करना है कि जिससे हमें उसको इंडिया से बाहर निकालना है। और फिर उसके बाद ये जरूरी लगता है तो वो यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं कि उस पर्सन को डिटेन कर लिया जाए।
मतलब कैद करके रख लिया जाए। उसके बाद यहाँ पे सबसेक्शन 2 है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, अगर वो सेटिस्फाई हो जाती है किसी भी पर्सन के रिस्पेक्ट में कि उसको प्रिवेंट करना है, जो इस मैनर में कि जो प्रीजुडिशियल है अपने सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के लिए, और या फिर वो किसी मतलब इस मैनर में एक्ट कर रहा है जो प्रीजुडिशियल है अपने मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के लिए, और वो या फिर इस तरीके से एक्ट कर रहा है, मतलब उसको रोकना है इस तरीके से एक्ट करने में जो कि प्रीजुडिशियल है टू द मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज ऑफ एसेंशियल कम्युनिटीज और सर्विसेज जो रहती हैं। तो अगर इन सब चीजों के लिए भी उनको जरूरी लगता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को क्या है कि जो प्रिवेंट करना है उस पर्सन को जो एक्ट कर रहा है प्रीजुडिशियल किस चीज के लिए, या तो सबसे पहले वो जो पब्लिक ऑर्डर और मेंटेनेंस को अफेक्ट कर रहा है, या फिर किसी इस मैनर में एक्ट कर रहा है जिससे सप्लाईज ऑफ एसेंशियल सर्विस एंड कमोडिटीज वगैरह को एक्ट कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है मतलब, या फिर अपने, तो मतलब यहाँ पे फिर से देख लेते हैं, मतलब एक बार तो यहाँ पे अगर वो प्रीडिशियली सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को अफेक्ट कर रहा है और किसी ऐसे मैनर में एक्ट कर रहा है जहाँ पे मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर वगैरह अफेक्ट हो रहा है, या फिर किसी इस तरीके से प्रीजुडिशियली अफेक्ट कर रहा है कि जो मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज ऑफ एसेंशियल सर्विसेज है वो अफेक्ट हो रही है, और उनको नेसेसरी लगता है कि वो ऑर्डर करके डायरेक्ट कर सकते हैं, तो उस पर्सन को डिटेन कर लिया जाएगा। अब उसके बाद एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि इस पर्पस में इस सेक्शन में जो एक्टिंग इन अ मैनर प्रेजुडिशियल टू द मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज है जो एसेंशियल कमोडिटीज का, उसमें ये यहाँ पे एक चीज इंक्लूड नहीं होगी, वो क्या नहीं होगी, एक्टिंग इन अ मैनर प्रेजुडिशियल टू द मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, मतलब एक्टिंग इन अ सच अ मैनर जो कि प्रेजुडिशियल है टू द मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज ऑफ कमोडिटीज एसेंशियल टू द कम्युनिटी, जो कि डिफाइन है यहाँ पे explanation to subsection first of section 3 of prevention of black marketing and maintenance supplies of essential commodities act में, तो और अकॉर्डिंगली मतलब और भी जो उसमें होता होगा, तो वो यहाँ पे कोई ऑर्डर यहाँ पे डिटेंशन का इस एक्ट में नहीं किया जाएगा ऑन एनी ग्राउंड विच एन ऑर्डर ऑफ डिटेंशन में बी मेड अंडर दैट एक्ट। तो जो ये असेंशियल कमोडिटीज की हम सीधी सीधी बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम सीधा सीधा मैं आपको बता देता हूँ। तो जो भी हम असेंशियल कमोडिटीज के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो असेंशियल कमोडिटीज में जो ये मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज ऑफ कमोडिटी एसेंशियल टू कमोडिटीज जो है, जिसको यहाँ पे सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1918 बताया हुआ है, उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ना ही उसके जो भी और अकॉर्डिंगली जो भी उस एक्ट के प्रोविजंस होंगे, क्योंकि जो ऑर्डर ऑफ डिटेंशन जो है वो उस एक्ट में ही किया जाएगा, मतलब जो ऑर्डर अगर उस एक्ट से रिलेटेड देना है तो वो उस एक्ट में ही दिए जाएंगे, और बाकी सारी चीजें यहाँ पे आ जाएगी। फिर उसकी बात है कि अगर सरकमटेंसेस जो प्रिवेल हो रहे हैं, मतलब जो लाइक सरकमटेंसेस अभी चल रहे हैं और जो किसी एरिया में प्रिवेल हो रहे हैं जिस लोकल जुरिडिक्शन में, वहाँ के अगर डीएम जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, मतलब या फिर जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट है, मतलब इन तीन लोगों को याद रखिएगा, मतलब जिस भी जुरिडिक्शन में जहाँ पे यहाँ पे कुछ सरकमटेंसेस प्रिवेल हो रहे हैं या लाइकली टू प्रिवेल, मतलब हो सकते हैं किसी लोकल लिमिट्स पे, वहाँ का अगर जो डीएम है, मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या कमिश्नर ऑफ पुलिस है या स्टेट गवर्नमेंट है, उनको अगर ये सेटिस्फाई हो जाएगा कि ये नेसेसरी करना, तो वो एक ऑर्डर इश्यू करके राइटिंग में डायरेक्ट कर देंगे उस पीरियड के लिए, जो पीरियड वो स्पेसिफाई करेंगे उस ऑर्डर में। और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कमिश्नर ऑफ पुलिस है, अगर वो सेटिस्फाई हो गए जो सबसे जो यहाँ पे प्रोवाइडेड है सबसेक्शन 2 में, तो वो एक्सरसाइज कर सकते हैं पावर जो कन्फर्ड होगी यहाँ पे उस सबसेक्शन में, मतलब जो सबसेक्शन 2 का जब भी वो सेटिस्फाई हो जाए, मतलब यहाँ पे जो सबसेक्शन 2 में जो पावर्स वगैरह दी गई हैं उनको, तो वो यहाँ पे सारी उनको मिल जाएंगी। मतलब सिंपल सी बात है कि जब भी यहाँ पे ऑर्डर वगैरह वो पास कर रहे हैं, जो भी डीएम हुआ या कमिश्नर ऑफ पुलिस हुआ, अगर वो सेटिस्फाइड हो जाए कि जो प्रोवाइडेड है सबसेक्शन 2 में, तो वो एक्सरसाइज कर सकते हैं पावर जो भी सबसेक्शन में दी गई है।
फिर प्रोवाइड दैट, इसका इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रखिएगा कि जो भी यहाँ पे पीरियड स्पेसिफाई किया जाता है ऑर्डर में, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उस सब सेक्शन में वो फर्स्ट सेट में कभी भी 3 मंथ से ज्यादा एक्सीड नहीं हो पाएगा। मतलब जब भी अगर वो यहाँ पे ऑर्डर पास कर रहे हैं, जो भी ऑर्डर यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं, मतलब जो पीरियड यहाँ पे स्पेसिफाई हुआ ऑर्डर में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वो किसी भी कंडीशन में फर्स्ट इंस्टेंस में 3 मंथ तक से ज्यादा 3 मंथ से ज्यादा एक्सीड नहीं होगा। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो है, अगर वो सेटिस्फाई हो जाती है, उनको नेसेसरी लगता है, तो वो अमेंड करते रहेंगे टाइम टू टाइम सच ऑर्डर को, और वो एक्सटेंड करते जाएंगे टाइम टू टाइम। लेकिन किसी भी कंडीशन में वो एक बार में जब भी वो एक्ट मतलब टाइम पीरियड को बढ़ा रहे हैं, तो 3 महीने से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। मतलब सपोज करिए कि अगर वो ऑर्डर जो पास कर रहे हैं, उसको वो पास कर रहे हैं 3 महीने के लिए, तो 3 महीने के बाद वो फिर उसको बाद में फिर अगर उनको नेसेसरी लगता है एक्सटेंड करने के लिए, तो अमेंड कर सकते हैं ऑर्डर को, फिर से 3 महीने के लिए बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक बार में मैक्सिमम 3 महीने के लिए ही बढ़ा सकते हैं। फिर जो भी ऑर्डर यहाँ पे दिया जाएगा इस सेक्शन में, जो भी मेंशन है सबसेक्शन 3 में, तो उसको रिपोर्ट करेंगे वो फैक्ट स्टेट गवर्नमेंट को। मतलब जब भी ऑर्डर यहाँ पे किया जा रहा है किसी भी ऑफिसर के द्वारा, जो भी मेंशन है यहाँ सबसेक्शन 3 में, तो मतलब सबसेक्शन 3 में कौन कौन कर रहा था, सबसेक्शन 3 में सिर्फ जो डीएम है या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस है वो कर रहे थे। तो वो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर उसके बाद वो रिपोर्ट को फॉरवर्ड करेंगे स्टेट गवर्नमेंट को, और जिनके वो सबऑर्डिनेट है, और वो ग्राउंड्स भी बताएंगे जिस पे वो ऑर्डर बेस्ड है, और अदर पर्टिकुलर जो उनके ओपिनियन में लगता है उनको कि जरूरी है। और जो भी ऑर्डर यहाँ पे है वो यहाँ पे 12 डेज से ज्यादा रिमेन इन फोर्स नहीं रहेगा। मतलब जो भी ऑर्डर एक बार वो यहाँ पे पास करेंगे, तो वो 12 डेज से ज्यादा नहीं रहेगा, जब तक कि इन मीन टाइम, मतलब उस टाइम में, मतलब 12 दिन के लिए एप्लीकेबल होगा। मतलब जो यहाँ पे पुलिस वालों ने, मतलब जो कमिश्नर ऑफ पुलिस ने या फिर जो डीएम ने ऑर्डर पास किया था, उस ऑर्डर के बाद वो यहाँ पे जो रिपोर्ट है उसकी स्टेट गवर्नमेंट को भेज रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट को भेजने के बाद क्या हो रहा है, उसके साथ साथ वो ग्राउंड भी बता रहे हैं कि जिन ग्राउंड के ऊपर उन्होंने यहाँ पे ऑर्डर पास किया, फिर जो भी ऑर्डर उन्होंने पास किया था, वो यहाँ पे 12 दिन के लिए एप्लीकेबल होगा। और 12 दिन के अंदर जो है, जब तक कि यहाँ पे अप्रूवल नहीं मिल जाता उन 12 दिन में स्टेट गवर्नमेंट का, तब तक फिर वो एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब जो ऑर्डर उन्होंने एक बार पास किया वो 12 दिन के लिए एप्लीकेबल होगा, और 12 दिन के अंदर अगर कंफर्मेशन मिल गया, यहाँ पे अप्रूवल मिल गया स्टेट गवर्नमेंट का, तो वो एप्लीकेबल हो जाएगा। फिर देखिए, इसमें एक बात बताई गई है कि जब भी यहाँ पे जो सेक्शन 8 है, जो हम अभी मैं पढ़ाऊंगा इसके बाद, सेक्शन 8, तो सेक्शन 8 में जो ग्राउंड्स बताए हैं डिटेंशन के, वो कम्युनिकेट करना थे जो भी ऑफिसर है यहाँ पे, जो यहाँ पे ऑर्डर बन कर रहा है, उसको यहाँ पे 5 दिन में बताना था। लेकिन लेकिन ज्यादा से ज्यादा वो 15 दिन में तो उसको बताना ही था। मतलब जो भी यहाँ पे जो ऑर्डर जिस भी ऑफिसर ने पास किया, वो सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग क्या था कि उसको पर्सन को, जिसने भी यहाँ पे ऑर्डर पास किया, उसको वो ऑर्डर के ग्राउंड्स कम्युनिकेट करना थे, और कम्युनिकेट करना थे आफ्टर 5 डेज तक कर सकता था वो, लेकिन नॉट लेटर देन 15 डेज। तो जो यहाँ पे डिटेंशन हो जाएगा यहाँ पे सबसेक्शन में, वो अप्लाई हो जाएगा मॉडिफिकेशन के साथ, तो वहाँ पे 12 डेज की जगह 20 डेज यहाँ पे सब्सिट्यूट हो जाएगा। तो अब इसको मैं एक बार फिर से आपको क्लियरली बता देता हूँ। सेक्शन 8 को पढ़ लेते हैं तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। सेक्शन 8 बात करता है कि जो भी यहाँ पे ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन थे, जिसको यहाँ पे डिस्क्लोज कर देना था, जो पर्सन अफेक्ट हुआ है उस ऑर्डर से। मतलब किसी पर्सन को अगर डिटेन कर रहे हैं, तो उस पर्सन को उसकी ग्राउंड्स बता देना थे कि क्यों उसको डिटेन किया जा रहा है। अब इससे रिलेटेड तो बहुत सारे लॉज में ये चर्चा की जाती है कि जो भी उसको अरेस्ट करते हैं, डिटेन करते हैं, उसको बता दिया जरूरी है। जैसे कि आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो बताता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। तो उसमें लिखा हुआ है कि नो पर्सन शैल बी अरेस्टेड और shall be detained in custody without being informed as soon as possible on the grounds। ठीक है। फिर ऐसी सेक्शन 50 ऑफ सीआरपीसी है, जो बताता है कि जो भी पर्सन अरेस्ट हुआ है उसको इन्फॉर्म कर दिए जाएंगे ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। और 58 सॉरी 50 ए भी है। 50 ए में बताया जाता है कि जो भी
पुलिस ऑफिसर है वो या तो उसके फ्रेंड को, जो भी पर्सन अरेस्टेड है, या उसके रिलेटिव को मतलब डिस्क्लोज करेगा, जो भी पर्सन जो नॉमिनेट किया गया है अरेस्टेड पर्सन के द्वारा, उसको इन्फॉर्मेशन देगा कि उसका अरेस्ट हुआ है। और सेक्शन 55 भी है जो बताता है कि जब भी अरेस्ट करता है यहाँ पे पुलिस ऑफिसर, तो वो मतलब जो पुलिस ऑफिसर है वो अपने सबऑर्डिनेट को यहाँ पे अगर डिक्लूड कर देता है, तो ये जो सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर है वो क्या करेगा यहाँ पे, जब भी अरेस्ट कर रहा है उसको नोटिफाई करेगा पर्सन को सब्सटेंस ऑफ द ऑर्डर, अगर उसने रिक्वायर किया जो पर्सन ने कि वो देखना चाहता है जिस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है। तो उसी तरीके से क्या है कि यहाँ पे मैंने वो वाले लॉज को इसलिए बता दिया कि उन लॉज का भी आपको रिवीजन हो जाए। और सेम तरीके की बात यहाँ पे बताई गई कि जिस पर्सन को डिटेन कर किया जा रहा है किसी ऑर्डर से रिलेटेड, जो भी पर्सन यहाँ पे अथॉरिटी में है, जो भी ऑर्डर यहाँ पे कर रहा है, वो जैसे यहाँ पे ऑर्डिनरी उसको 5 डेज बताएगा, मतलब 5 दिन के अंदर बताएगा कि किस ग्राउंड पे उसको अरेस्ट किया जा रहा है। लेकिन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज में वो यहाँ पे रीजंस रिकॉर्ड करके राइटिंग में 15 दिन के अंदर बता सकता है। मतलब अगर जनरली तो उसको 5 दिन से कम में उसको, या 5 दिन के अंदर उसको वो ऑर्डर बताना पड़ेंगे कि किस ग्राउंड में उसको अरेस्ट किया जा रहा है। लेकिन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज में उसको रीजंस रिकॉर्ड करके राइटिंग में वो 15 दिन के अंदर भी बता सकता है, जिस दिन उसको डिटेंशन किया गया था, कम्युनिकेट कर सकता है ग्राउंड की किस ग्राउंड पे वो उसको अरेस्ट कर रहा है। और उसको एक अपॉर्चुनिटी भी देने का यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करने की अगेंस्ट उस ऑर्डर को जो भी यहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने यहाँ पे पास किया है। और ये सेक्शन 2 इसका बताता है कि नथिंग इन सबसेक्शन 1 में जो भी है वो किसी भी तरीके से जरूरी नहीं बोलता है, मतलब रिक्वायर नहीं करता अथॉरिटी को कि डिस्क्लोज करे वो फैक्ट जो कि उसको लगता है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में जरूरी है। मतलब अगर यहाँ पे उसको लगता है सबसेक्शन 1 में यहाँ बताना जरूरी नहीं है क्योंकि जो है ये पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो जाएगा, अगर वो डिस्क्लोज करेगा वो ग्राउंड, तो नहीं भी बताएगा तो चल जाएगा। तो जनरली यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे टाइम पीरियड बताया हुआ है कि टाइम पीरियड क्या है कि जब नॉर्मली इसको 5 डेज में बताना है, और एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस 15 डेज। तो जब क्या हो रहा है यहाँ पे कि जब भी कोई पर्सन है वो जो कम्युनिकेट कर रहा था उस ग्राउंड्स को कम्युनिकेट करने में उसने क्या करा कि 5 दिन से ज्यादा का समय लिया, लेकिन 15 दिन से ज्यादा का नहीं लिया। तो जो भी डेट ऑफ डिटेंशन था, जो ऑर्डर वगैरह मॉडिफिकेशन के, वो यहाँ पे जो 12 डेज के लिए था। मतलब यहाँ पे क्या था कि एक बार जब कोई भी ऑर्डर पास हो तो वो 12 डेज के लिए एप्लीकेबल रहता था, उसकी जगह यहाँ पे 20 डेज हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ऐसा था ना कि 12 डेज के अंदर यहाँ पे कंफर्मेशन मिल जाना चाहिए, अप्रूवल मिल जाना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट का। तो जब भी यहाँ पे अगर उसको जो ऑफिसर है जिसने यहाँ पे डिटेन किया कर रहा है वो, उसको 5 दिन से ज्यादा का समय लगा और 15 दिन तक का समय लग गया, तो यहाँ पे जो 12 डेज था उसको 20 डेज समझा जाएगा। मतलब स्टेट यहाँ पे 20 डेज का अप्रूवल टाइम देगा, मतलब 20 डेज में स्टेट अप्रूवल कर सकता है। फिर सबसेक्शन 5 है कि जब भी ऑर्डर यहाँ पे अप्रूव किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस सेक्शन में, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो 7 डेज के अंदर रिपोर्ट करेगी फैक्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। मतलब जो भी ऑर्डर यहाँ पे अप्रूव तो कर रही है यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट भी अप्रूव करने के बाद क्या करेगी, 7 डेज के अंदर रिपोर्ट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और उसके साथ साथ वो स्टेट गवर्नमेंट को ग्राउंड्स भी बताएगी कि किस पे वो यहाँ पे कि मतलब किस बेसिस पे वो ऑर्डर यहाँ पे बनाया गया है, और अदर पर्टिकुलर जो भी स्टेट गवर्नमेंट के ओपिनियन में है कि जो बियरिंग नेसेसरी है ऑर्डर के लिए। फिर सेक्शन नंबर 4 है कि एग्जीक्यूशन ऑफ डिटेंशन ऑर्डर। तो यहाँ पे जो भी डिटेंशन ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट होगा एट एनी प्लेस इन इंडिया, मतलब किसी भी प्लेस पे इंडिया के, जैसे कि और उसी मैनर में जैसे कि एग्जीक्यूट होता है कोई वारंट ऑफ अरेस्ट अंडर सीआरपीसी। मतलब सीआरपीसी में जिस तरीके से वारंट ऑफ अरेस्ट को एग्जीक्यूट किया जाता है, वैसे यहाँ पे ये जो डिटेंशन ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा एनी प्लेस इन इंडिया में। उसके बाद है सेक्शन नंबर 5 जो कि बात करता है पावर टू रेगुलेट प्लेस एंड कंडीशन ऑफ डिटेंशन। तो जिस भी पर्सन की रिस्पेक्ट में यहाँ पे कोई भी डिटेंशन ऑर्डर मेड किया जाता है वो यहाँ पे लाइबल होगा डिटेन होने के लिए उस पीरियड के लिए, और उस कंडीशन पर जो कि इंक्लूडेड है, कंडीशन जो कि एज मेंटेनेंस, डिसिप्लिन और पनिशमेंट फॉर ब्रीचेस ऑफ डिसिप्लिन एज अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में जनरल एंड और स्पेशल ऑर्डर स्पेसिफाई। तो जो भी यहाँ पे डिटेंशन का ऑर्डर होगा यहाँ पे उसको जिस प्लेस पे रखा जाएगा उसमें कुछ कंडीशंस भी लगाई जाएंगी कि वो कुछ मेंटेन करेगा डिसिप्लिन वगैरह,
और पनिशमेंट उसको मिलेगी अगर वो कुछ भी ऑर्डर्स को यहाँ पे ब्रीच करेगा डिसिप्लिन के। और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो यहाँ पे जनरल या स्पेशल ऑर्डर्स बताएगी। और उसको यहाँ पे रिमूव भी किया जा सकता है, एक जो प्लेस जहाँ पे उसको डिटेन करके रखा था, तो उससे उसको अदर प्लेस पे भी भेजा जा सकता है, मतलब अदर प्लेस पे भी डिटेन करके रखा जा सकता है। मतलब उसको एक प्लेस से हटा के दूसरी जगह भी भेजा जा सकता है। और या तो उसी स्टेट में या तो किसी अदर स्टेट में। ऑर्डर ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जैसा कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑर्डर करेगी, या तो उसी स्टेट में भी उसको एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, या फिर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में भेज सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो किसी भी तरीके का ऑर्डर नहीं किया जाएगा, प्रोवाइड दैट में लिखा हुआ है नो ऑर्डर शैल बी मेड बाय स्टेट गवर्नमेंट अंडर क्लॉज बी। तो स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो यहाँ पे जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो भेज रहा था ना, वो नहीं कर सकता जब तक कि जो कंसेंट वो नहीं ले ले अदर स्टेट से। मतलब अगर स्टेट गवर्नमेंट जो है और वो क्लॉज बी की पावर को इस्तेमाल करते हुए किसी दूसरे स्टेट में उसको भेजना चाह रही है डिटेंशन के लिए, तो दूसरे स्टेट में वो तब तक नहीं भेज सकती जब तक कि वो कंसेंट नहीं ले ले उस अदर स्टेट की गवर्नमेंट की। तो सेक्शन नंबर 5 है ग्राउंड फॉर डिटेंशन सेवरेबल। तो जब भी यहाँ पे पर्सन जिसको यहाँ पे डिटेन किया गया है किसी ऑर्डर ऑफ डिटेंशन में, या तो पहले से जब भी यहाँ पे ऑर्डर जो है कमेंसमेंट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी सेकंड अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1984 का है, मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात है, किसी भी पर्सन को यहाँ पे डिटेन किया जा रहा है किसी भी ऑर्डर ऑफ डिटेंशन में, या तो वो बिफोर और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी सेकंड अमेंडमेंट एक्ट जो 1984 का है। तो यहाँ पे जो भी ऑर्डर यहाँ पे अंडर सेक्शन 3 जो भी किया गया है, वो अगर सपोज करिए दो या उससे ज्यादा ग्राउंड्स पर उसको यहाँ पे डिटेन किया है, मतलब सेम पर्सन है लेकिन उसको सेक्शन 3 में दो या उससे ज्यादा ग्राउंड पे उसको डिटेन किया जा रहा है, तो ये माना जाएगा, यहाँ पे शैल भी डीम्ड हो जाएगा कि जो पर्सन है उसको सेपरेटली हर एक ग्राउंड पे अलग अलग ऑर्डर्स दिए गए हैं। मतलब सपोज करिए कि एक पर्सन है उसको यहाँ पे कई ग्राउंड पे डिटेन करके रखा जा रहा है, तो जो जितने ग्राउंड है वो अगर दो से ज्यादा ग्राउंड होंगे जितने भी होंगे, तो हर एक ग्राउंड के लिए उसको सेपरेट समझा जाएगा कि डिटेन करके रखा जा रहा है। अब इसका एक क्लॉज बोल रहा है कि जो भी ऑर्डर है यहाँ पे उसको डीम्ड इनवैलिड नहीं मान लेंगे, ऑपरेटिव नहीं मान लेंगे, केवल इस रीजन के कारण कि वो जो ग्राउंड्स है वो वेग है, मतलब अनक्लियर है या समझ में नहीं आ रहा है, मतलब एक तरीके से इसका ये मतलब है, या नॉन एग्जिस्टेंट है, मतलब कुछ उनकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है, या फिर नॉट रिलेवेंट है, मतलब रिलेवेंट ही नहीं है किसी भी तरीके से, या फिर ना ही वो कनेक्टेड है, ना ही उनका प्रॉक्सिमिटी, मतलब ना ही उनका रिमोटली वो कनेक्टेड है उस पर्सन से, या फिर वो इनवैलिड है किसी अदर रीजन के कारण। तो इन सब चीजों के कारण वो यहाँ पे डीम्ड इनवैलिड नहीं माने जाएंगे और ना ही यहाँ पे इनऑपरेटिव माने जाएंगे इन कंडीशंस पे, मतलब कि वो वेग है, नॉन एग्जिस्टेंस है, या नॉट रिलेवेंट है, या फिर नॉट कनेक्टेड है, या फिर नो प्रॉक्सिमिटी जो है उनकी, मतलब प्रॉक्सिमिटी नहीं है उसकी उस पर्सन के साथ, या कोई अदर रीजन में, तो उनको यहाँ पे इनवैलिड नहीं माना जाएगा। क्योंकि सिर्फ एक या एक जो ग्राउंड है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे ग्राउंड पे अब सेपरेट ऑर्डर्स माना जाएगा, समझा जाएगा। मैंने आपको ये बताया था कि एक पर्सन को यहाँ पे बहुत सारे सेपरेट ग्राउंड पे डिटेन करके रखा जा रहा है, तो हर एक ग्राउंड के लिए उनको सेपरेटली ही समझा जाएगा कि डिटेन करके रखा जा रहा है। तो अगर उसमें से सपोज करिए कि एक या एक से ज्यादा जो ग्राउंड्स है, कुछ ग्राउंड्स है मतलब जो इस कंडीशंस में आते हैं, तो भी उसको डीम्ड इनवैलिड और ऑपरेटिव नहीं मान देंगे, क्योंकि बाकी ग्राउंड तो सही होंगे, तब तो उसको रखा जा रहा है। मतलब सब नहीं होना चाहिए, लेकिन एक या एक से ज्यादा अगर ऐसे वेग है ये है, तो मतलब ये कंडीशंस जो है जो मैंने ऊपर बता दिया वो है, तो चल जाएगा। एंड फिर इसके बाद ये बता रहा है कि देयरफॉर उसके बाद ये पॉसिबल नहीं है कि किसी गवर्नमेंट या ऑफिसर जो कि यहाँ पे ऑर्डर बना रहा है वो सेटिस्फाई हुआ होगा प्रोविजन जो प्रोवाइडेड है सेक्शन 3 में रिमेनिंग ग्राउंड्स के लिए, जो भी ऑर्डर यहाँ पे डिटेंशन में किया जा रहा है। मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात है, मैं बहुत क्लियर बता देता हूँ आपको कि जो भी यहाँ पे उसके बाद इट इज नॉट देयर फॉर, ये फिर पॉसिबल नहीं हुआ कि जो भी गवर्नमेंट है, जो भी ऑफिसर है जिसने यहाँ पे वो ऑर्डर बनाए हैं, वो सेटिस्फाई होगा जो प्रोवाइडेड है यहाँ पे सेक्शन 3 में रिमेनिंग ग्राउंड्स के लिए, और ग्राउंड्स जिसके लिए वो ऑर्डर ऑफ डिटेंशन कर रहा है।
उसके लिए वो फुली सेटिस्फाइड है, तो समझा नहीं जाएगा। मतलब उसके लिए होल्ड नहीं किया जाएगा, उसको पर्सन को जबरदस्ती मतलब उस पर्सन को यहाँ पे एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाया जाएगा कि जो पर्सन ऑर्डर पास कर रहा है वो रिमेनिंग ग्राउंड्स के लिए सेटिस्फाइड है, ऐसा नहीं समझा जाएगा। और फिर उसके बाद बी पॉइंट है कि जो गवर्नमेंट है, ऑफिसर है जिसने यहाँ पे ऑर्डर ऑफ डिटेंशन किया है, तो जो भी पर्सन यहाँ पे गवर्नमेंट या जो ऑफिसर है जिसने यहाँ पे डिटेंशन किया है, उसको यहाँ पे डीम मान लेंगे कि उसने डिटेन किया है इन सेट सेक्शंस में खुद को सेटिस्फाई करने के बाद, विद रेफरेंस टू द रिमेनिंग ग्राउंड और ग्राउंड। तो यहाँ पे मतलब जो भी गवर्नमेंट है या जो पर्सन मतलब जो भी मतलब ऑफिसर है जिसने यहाँ पे ऑर्डर ऑफ डिटेंशन किया, तो उसको यहाँ पे ये समझा जाएगा कि उसने सेट सेक्शंस को सेटिस्फाई करने के बाद जो रिमेनिंग ग्राउंड्स है या ग्राउंड या ग्राउंड्स है उनके ऊपर उसने अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद ही इस सेक्शन में ऑर्डर पास किया। सिर्फ इतनी सी बात है। फिर सेक्शन नंबर 6 है डिटेंशन ऑर्डर नॉट टू बी इनवैलिड और इनऑपरेटिव इन सर्टेन ग्राउंड। तो जो भी यहाँ पे डिटेंशन ऑर्डर्स यहाँ पे हैं उनको यहाँ पे इनवैलिड और इनऑपरेटिव नहीं मान लिया जाएगा, सिर्फ इस रीजन के कारण कि जो पर्सन है उसको डिटेन किया जा रहा है आउटसाइड द लिमिट्स ऑफ टेरिटोरियल जुडिक्शन ऑफ द गवर्नमेंट और ऑफिसर मेकिंग द ऑर्डर। तो यहाँ पे जो भी डिटेंशन है केवल इस चीज के बेसिस पे इनवैलिड या इनऑपरेटिव नहीं हो जाएगी कि जो पर्सन है जिसको अगेंस्ट डिटेंशन ऑर्डर पास किया जा रहा है वो डिटेन करके रखा जा रहा है आउटसाइड द टेरिटोरियल लिमिट, मतलब टेरिटोरियल लिमिट या जुरिडिक्शन जो भी है गवर्नमेंट की या ऑफिसर की, उसके बाहर उसको डिटेन करके रखा जा रहा है। मतलब लिमिट नहीं, सॉरी, जुरिडिक्शन बस दिया हुआ है, जुरिडिक्शन जो है मतलब, हाँ मतलब लिमिट्स और जुरिडिक्शन दोनों ही है, तो उसको जो तो उसके बाहर अगर उसको रखा जा रहा है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसके कारण वो इनऑपरेटिव एंड वैलिड नहीं हो जाएगा। और उसके बाद लिखा हुआ है कि जो भी प्लेस ऑफ डिटेंशन है आउटसाइड स्टेट लिमिट में है तो भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी मतलब इनवैलिड या इनऑपरेटिव नहीं हो जाएगा कि जो प्लेस है डिटेंशन की वो आउटसाइड उन लिमिट्स के है, स्टेट लिमिट्स के। तो उसके बाद सेक्शन 7 है पावर्स इन रिलेशन टू एब्सकॉन्डिंग पर्सन। तो जब भी यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट है वो यहाँ पे जो भी ऑफिसर मेंशन है सब सेक्शन 3 में और सेक्शन 3 के, मतलब जो हमने पढ़ा था डीएम और कमिश्नर ऑफ पुलिस, और किसी भी केस में उनके पास रीजन टू बिलीव है कि जो पर्सन जिसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे डिटेंशन ऑर्डर पास किया जा रहा है वो या तो एक्सपॉन्डेड है या कंसील कर रहा है अपने आप को, मतलब या तो वो भाग गया है या फिर वो कंसील कर रहा है खुद को, उस मतलब खुद को छुपा रहा है जिससे वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो पाए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट और जो ऑफिसर है वो क्या कर सकते हैं, वो यहाँ पे सबसे पहले रिपोर्ट कर सकते हैं राइटिंग में फैक्ट को, या तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास जिनके पास जुरिडिक्शन होगी उस प्लेस की, कि जहाँ पे वो पर्सन ऑर्डिनरी रिसाइड करता है। और उसके साथ साथ वो क्या कर सकते हैं, एक ऑर्डर कर सकते हैं नोटिफाइड, मतलब एक नोटिफिकेशन इशू कर सकते हैं ऑफिशियल गैजेट में और डायरेक्ट कर सकते हैं कि जो भी पर्सन यहाँ पे हैं अपीयर हुए हैं उन ऑफिसर के पास उस प्लेस पे उस टाइम पीरियड में, वो मतलब यहाँ पे वो नोटिफिकेशन इशू कर सकते हैं ऑफिशियल गैजेट में और डायरेक्ट कर सकते हैं उस पर्सन को कि अपीयर हो जाए उन पर उन ऑफिसर के पास या उस प्लेस पे जो भी उस पीरियड मतलब उस टाइम पीरियड में जो भी स्पेसिफाई है उस ऑर्डर में। उसके बाद जो भी यहाँ पे रिपोर्ट वगैरह की जा रही है, मतलब अपॉन मेकिंग द रिपोर्ट अगेंस्ट द पर्सन, जो भी क्लॉज ए में यहाँ पे सबसेक्शन 1 में जो भी यहाँ पे पर्सन यहाँ पे रिपोर्ट कर रहा है किसी पर्सन के अगेंस्ट, तो जो प्रोविजंस है यहाँ पे सेक्शन 82, 83, 84 और 85 जो है सीआरपीसी का वो अप्लाई हो जाएगा in respect of such person and his property if the detention is made against him where the warrant issued by the magistrate। तो यहाँ पे जो भी पर्सन जो कंप्लेन कर रहा है किसी पर्सन के खिलाफ, मतलब रिपोर्ट वगैरह कर रहा है, तो जो पर्सन के अगेंस्ट यहाँ पे रिपोर्ट की जा रही है
जिसके अगेंस्ट यहाँ पे डिटेंशन ऑर्डर मेड किया जा रहा है, तो उस पर्सन और प्रॉपर्टी के अगेंस्ट की सेक्शन ऑफ सीआरपीसी एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो सीआरपीसी में 82 सेक्शन जो है वो है प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग। फिर 83 है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग। 84 है क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन ऑफ टू अटैचमेंट। एंड 85 है रिलीज सेल एंड रेस्टोरेशन ऑफ अटैच प्रॉपर्टी। तो वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। अब थर्ड सबसेक्शन है कि अगर कोई पर्सन यहाँ पे फेल हो गया कंप्लाई करने में, जो ऑर्डर यहाँ पे क्लॉज बी में दिया हुआ है सबसेक्शन 1 में, और वो फिर प्रूव भी नहीं कर पाया कि ये पॉसिबल ही नहीं था उसके लिए कंप्लाई करने के लिए, और विद इन पीरियड जो भी स्पेसिफाई था ऑर्डर में कि वो इन्फॉर्म कर पाए ऑफिसर, जो भी मेंशन है ऑर्डर में कि किस रीजन के कारण वो कंप्लाइंस करना इम्पॉसिबल है, और उसके वेयर अबाउट्स भी, मतलब जो उसके रिलेटेड है, उससे रिलेटेड जो पर्सन है, वेयर अबाउट्स, मतलब जो वेयर अबाउट्स हैं, तो उसको यहाँ पे एक पनिशमेंट का प्रोविजन है, तो उसको याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट बात है कि पनिशमेंट ही प्रोवाइड की जाती है, तो यहाँ पे उसको पनिशमेंट दी जाएगी इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म जो कि एक्सटेंड हो सकता है 1 ईयर तक, 1 ईयर तक, और साथ साथ फाइन लगेगा या दोनों ही, मतलब 1 ईयर की पनिशमेंट हो सकती है या फाइन लग सकता है या दोनों। तो सिंपल सी बात है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो भी पर्सन है यहाँ पे वो फेल हो गया कंप्लाई करने में, जो भी ऑर्डर इशू किए गए थे यहाँ पे क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 में, और उसके साथ साथ वो यहाँ पे प्रूव भी नहीं कर पाए कि उसके लिए पॉसिबल नहीं था कि वो कंप्लाई कर पाए, और जो पीरियड यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया था ऑर्डर में, उसके बाद वो ऑफिसर जो भी मेंशन थे उनके पास वो ना ही कंप्लाई कर पाया, मतलब ना ही उनके पास आ पाया, और ये भी बता नहीं पाया कि उसके लिए इम्पॉसिबल वगैरह था, ना ही वो अपने बेयर अवार्ड्स के बारे में बता पाया, तो उसको ये पनिशमेंट मिल जाएगी। तो उसके बाद लिखा हुआ नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सीआरपीसी। सीआरपीसी में कुछ है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी ऑफेंस होगी इस एक्ट में वो यहाँ पे कॉग्निजेबल होगी। जो भी ऑफेंस है सबसेक्शन 3 का यहाँ पे, उसको कॉग्निजेबल बोलेंगे, मतलब पुलिस ऑफिसर बिना वारंट अरेस्ट कर सकती है और इन्वेस्टिगेशन भी कर सकती है विदाउट परमिशन ऑफ मैजिस्ट्रेट। तो 8 सेक्शन हमने पहले ही कवर कर लिया, तो आज हमने इस वीडियो में सेक्शन 8 तक पढ़ लिया है। आई होप आप समझ रहे होंगे, थोड़ा सा टेक्निकल है ये, पर इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे।